मॉड्यूल ऑर्डर कर लेना मेरे हिसाब से। मॉड्यूल जब अपने को मतलब मॉड्यूल ऑर्डर कर लेना, मॉड्यूल लगेगा अपने को, मतलब रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉड्यूल रखने में, क्या है। ओके। नहीं, मॉड्यूल इंक्लूडेड होगा ना तुम्हारे फीस में। मॉड्यूल का जब तुम लोग पेमेंट करोगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, पेमेंट हो गया तो मॉड्यूल अभी सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। बाद में ऑर्डर कर लेना मॉड्यूल। ठीक है, चलो। अभी अपना जो सब्जेक्ट है वो एफएम और एसएम, इस तरीके से है। ठीक है, तो अभी हम लोग फोकस एफएम पे कर रहे हैं। एफएम, एक तो सबसे पहली बात कि पेपर जो है, पेपर पेपर में अपने को जब पेपर आएगा मतलब अपने सामने, तो जो भी पेपर है उस पेपर में अपने को अभी से एमसीक्यूज भी है। ठीक है, हाँ, तो एमसीक्यूज कितने मार्क्स का है पता है? 40 मार्क्स का एमसीक्यूज है। अच्छा, ठीक है, तो देखते हैं कितने मार्क्स का एमसीक्यूज है, सब समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि अपना जो एफएम है, पहले ओवरऑल समझ लेते हैं। पेपर तो ठीक है, पेपर समझ में आ जाएगा, वो तो हम देख भी सकते हैं। ठीक है ना, पेपर कैसा है, क्या है क्या नहीं है, वो सब देखेंगे, बात की बात है। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल के लिए हमें ये समझना है कि जो अपना अ, यानी कि एफएम और एसएफएम जो भी है, मतलब सॉरी, एफएम एसएफएम नहीं, अपना जो एफएम है, बराबर, ये एफएम में पूरा का पूरा थियरी है। ठीक है, हाँ, और एसएम जो है वो पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, एसएम थियरी है, एफएम प्रैक्टिकल है, बट कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज आने वाला है, थोड़ा अपने को ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो देखते हैं क्या है कैसा है, पेपर पैटर्न भी एक बार बीच में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी मुझे मेनली स्टार्ट करना है चैप्टर, तो मेरा फोकस है इस पे। ठीक है, अब जब तुम स्टार्ट करोगे ना, तो तुम मॉड्यूल में ऐसा देखोगे कि जब मॉड्यूल आएगा तो मॉड्यूल में शायद चैप्टर के नाम थोड़े अलग हो या ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, फाइन। अभी हमारा जो टेक्स्ट बुक रहेगा ना, उसमें हमने चैप्टर को, मैं क्या करता हूँ, चैप्टर को डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने चैप्टर को क्या कर दिया है, मैंने चैप्टर को कुछ इस तरीके से किया है। चैप्टर 1 जो है, चैप्टर नंबर शायद मॉड्यूल के साथ मैच नहीं हो, बट हम लोग पूरा पोर्शन कवर करेंगे। एसएम की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मेरा पूरा फोकस एफएम पे है। ठीक है, और 50 मार्क्स का अपना पेपर होगा। ठीक है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगा कि मुझे थियरी से चालू नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले। सेकेंड है बेसिक्स ऑफ एफएम या बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि मैथमेटिकल फाइनेंस, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा रिवीजन होगा। ठीक है, जो सीए फाउंडेशन में किया था उसका क्या होगा, रिवीजन होगा हमारा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। उसके बाद थर्ड जो चैप्टर है उसमें मैंने पार्ट ए और पार्ट बी किया है। ठीक है, पार्ट ए में हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मतलब इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिक लेवल के सम्स करेंगे, और वही इन्वेस्टमेंट डिसीजन थोड़े एडवांस लेवल के सम्स हम पार्ट बी में करेंगे। जबकि मॉड्यूल अगर आप देखते हो तो उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर आता है 4A। 4A है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। 4B है ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट। ठीक है, वापस बहुत इजी है। 4C है तुम्हारा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। ठीक है, 4D है तुम्हारा, जो ना के बराबर है ऐसा समझ लो। ठीक है, जो मतलब ये इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं पढ़ने जैसा। ठीक है, जो मैनेजमेंट ऑफ पेएबल्स है।
ठीक है। ऐसे मैंने एक ही चैप्टर है फोर्थ वाला, उसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, ठीक है ना। फिफ्थ को भी हमने डिवाइड किया है। फिफ्थ में हमने ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे हमने डिवाइड किया है। पहला पार्ट लेवरेजेस रहेगा, दूसरा पार्ट कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा इसके बाद, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल होने के बाद वापस हम कैपिटल स्ट्रक्चर में जाएंगे जानबूझकर, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में बीच में हमको ये समझना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, थोड़ा सा डिवाइड कर दिया मेरे हिसाब से, ये पार्ट 2 हो गया, ठीक है। ये सब किस लिए किया है? इंस्टीट्यूट क्या करती है? इंस्टीट्यूट बुक्स प्रिंट करती है। इंस्टीट्यूट को सिर्फ सिलेबस देना आपको, ठीक है। दे आर नॉट कंसर्न्ड कि आप कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, दे आर नॉट कंसर्न्ड, ठीक है। तो उनको वो बड़ा, उनके लिए गोल नहीं है। एज अ टीचर मेरे लिए ये ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ समझे। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे हिसाब से अरेंज किया है चैप्टर्स को। फिर वापस 6th चैप्टर है जिसको फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, यानी कि इसको शॉर्टकट में बोलेंगे तो रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। इसमें बहुत सारे रेशियोज रहेंगे, ठीक है। फिर इस लास्ट वाला है तुम्हारा डिविडेंड डिसीजन। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक बात बताता हूँ। इसको डिविडेंड डिसीजन बोलो, एक्चुअली इसका नाम डिविडेंड डिसीजन से भी ज़्यादा बेटर नाम क्या होगा पता है? डिविडेंड डिसीजन से भी ज़्यादा बेटर नाम इसका होगा डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन, क्योंकि हम वैल्यूएशन का पार्ट भी सीखेंगे। बट उन्होंने क्या किया है, नाम चैप्टर का दिया डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये हमको पूरा बैलेंस शीट के बारे में बता रहे हैं एफएम में। मैं अभी एसएम की बात कर ही नहीं रहा हूँ। एफएम 50 मार्क्स का है हमारा, और एसएम 50 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें हम लोग बैलेंस शीट को समझ रहे हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब मेरे सारे प्रोजेक्ट्स है, वो मैं लूँगा कि नहीं लूँगा, ठीक है। ये मेरे सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स मेरे एसेट्स है, तो मैं एसेट्स के बारे में समझूंगा। मेरा करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, इसका जो गैप है इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो ये पूरा मेरा वर्किंग कैपिटल आ गया यहाँ तक, करेक्ट। अगर पेबल्स बोलेंगे तो क्रेडिटर्स है ना। वर्किंग कैपिटल फिर कैश मतलब करंट एसेट है, रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, डेटर्स मतलब वापस करंट एसेट है। तो हम लोग पूरा वर्किंग कैपिटल समझेंगे। फिर लेवरेजेस, यानी कि आपके पास इक्विटी कितना है, डेट कितना है, तो ये तुम्हारा लायबिलिटी वाला पार्ट कवर हो गया। मतलब इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस हमारा पूरा बैलेंस शीट समझेंगे, फिर उसके ऊपर रेशियो एनालिसिस करेंगे। रेशियो किसके ऊपर होता है? इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड तुम्हारा बैलेंस शीट, ठीक है। तो वो सीखा। देन थोड़ा सा पार्ट सीए फाइनल का उठा के यहाँ पे इन लोग ने डाला है। तो पहले कैसे होता था कि सीए फाइनल का जो डिविडेंड डिसीजन होता था, ये सीए फाइनल में हुआ करता था, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो होता था, तो उसको उठा के यहाँ पे, जबकि इसमें क्या है, छोटा मोटा वैल्यूएशंस भी सीखेंगे हम। और वो वैल्यूएशंस करने के लिए अपने को टाइम वैल्यू ऑफ मनी आना जरूरी है, जिसको हम लोग सीए फाउंडेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलो, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बोलो, तो उसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ पहले हम लोग सेकेंड चैप्टर से चालू करेंगे, दैट इज बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इसमें 2 पार्ट होगा। मतलब ये पूरा चीज़ शायद हो सकता है कि थियरी की बुक अलग और प्रैक्टिकल की बुक अलग हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो मैं आपको दे दूंगा। तो ये पूरा उसमें से ही करना है, अपने को जो भी करना है उसमें से सम्स करना है। एक चीज़ 100% है, अगर अच्छे से टेक्स्ट बुक को प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस अपने अपडेटेड होते हैं अपने टेक्स्ट बुक में, तो क्या होता है पता है कि अपना पूरा का पूरा है ना कवर हो जाता है सिलेबस। और एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें तुम आराम से 50/50 निकाल सकते हो। मतलब अगर पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो, अनटिल एंड अनलेस तुमने कुछ सिली मिस्टेक कर दिया या कुछ किया। इसलिए क्योंकि अपने पास भी, मतलब अपने इसमें भी एग्जाम्स में जब एफएम और इको था तो 90 वगैरह पहुंचा है, 90-92 तक पहुंचे हम। तो जब 92 पहुंच सकते हैं तो इंस्टीट्यूट को पता चलने लगा रहे अभी स्टूडेंट के लिए स्कोरिंग हो गया है, तो उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डाल दिया साथ में, तो दैट थोड़ा सा थियरी आ जाएगा। जब थियरी आता है तो फिर वो उनके पॉइंट्स अगर उनको नहीं मिले तो फिर आपको स्कोर नहीं मिलेगा, तो आप ओवरऑल स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए ये सब किए हैं उन्होंने।
तो अभी अपने पास एफ एम है, साथ में एस एम है, बट जो हमें मिनिमम पासिंग चाहिए वो हमारा एफ एम से हो सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार लिख के लो, जरा इसको ना एक बार लिख लेना, जो लिखा है ना बोर्ड पे इसे लिख लो एक बार फर्स्ट पेज पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने जो भी कर रहे हैं आज, ये सब हमने किया हुआ है, बट फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो लिखो चैप्टर 2। इसके सम्स मिलेंगे क्या मॉड्यूल में? नहीं मिलेंगे। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इधर लिखो ओनली फॉर रिविजन, नॉट फॉर एग्जाम। नॉट फॉर एग्जाम मतलब ये एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो फिर क्यों कर रहे हैं? ताकि चैप्टर्स बहुत स्मूथली आगे जाए। अगर याद होगा, लिख लिया ये, अगर याद होगा तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला यूज करते थे, ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + आई दी होल रेस टू एन। किसी ने आई लिखा होगा, किसी ने R/100 लिखा होगा, मतलब फॉर्मूला सेम ही है। बराबर। अब क्या होता है मैं बताता हूँ, मतलब ये सब रिवीजन चालू है तो थोड़ा फास्ट जाएंगे इसमें, फटाफट जाएंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे तो बढ़िया रहेगा, और बाद में ये कॉन्सेप्ट जब अप्लाई करेंगे तब तो समझेगा ही। ठीक है, फास्ट का मतलब ऐसा नहीं कि स्किप करेंगे कुछ, बट सारा चीज़ समझ कर जाएंगे। जैसे अमाउंट है, मुझे एक बात बताओ, एक चीज़ मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ, टाइमलाइन। तो एक अपने को आगे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर है उसमें जाने से पहले टाइमलाइन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टाइमलाइन के बेसिस पे हमारा कैश फ्लोस हम लिखेंगे और उस हिसाब से कैलकुलेशंस होगा। तो जब मैं जीरो बोलता हूँ तो दिस इज नथिंग बट नाउ, टुडे, आज। वन बोलता हूँ तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। टू बोलता हूँ तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इस तरीके से है। तो वो क्या करेंगे, कोई भी साल का बिगिनिंग बोलेंगे तो इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर बिगिनिंग बोलेंगे, वो बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, तो एंड ऑफ द क्या, सेकेंड ईयर, तो हमें कैश फ्लो टू के सामने लिखना है। वो बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ द सिक्स्थ ईयर, तो एंड ऑफ द क्या, फिफ्थ ईयर, तो फाइव के सामने लिखना है। तो ये हमें एंड पकड़ के रखना है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, ए इज इक्वल्स टू पी। जब मैं ए बोलता हूं तो अमाउंट जो कहीं तो आगे खड़ा है, पी मतलब क्या, प्रिंसिपल, मतलब जो आज मैंने इन्वेस्ट किया, तो इसको मैं दूसरा नाम बोल सकता हूँ फ्यूचर वैल्यू, और प्रिंसिपल को मैं दूसरा नाम बोल सकता हूँ प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + I दी होल रेस टू एन। क्लियर है? प्रिंसिपल को मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ वी का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, और पी वी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको समझ लेते हैं। एक चीज़ याद रखना, प्रिंसिपल आज जो मैं इन्वेस्ट करूँगा तो प्रेजेंट में खड़ा है, और फ्यूचर वैल्यू निकालना है मतलब अमाउंट आगे जाके मिलेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू इतना लिख लो। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तभी मत लिखना, मैं जब बोल रहा हूँ तभी मत लिखना, जब मैं रुक जाऊँ तो मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
मतलब एक बार के लिए हमें ये समझ में आ गया कि अमाउंट को फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं, प्रिंसिपल को प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज, जब ऐसा कोई सम आता है, जैसे कि यहाँ पर पावर क्या है, पावर जो है यानी कि एन, इसको पावर बोलते हैं ना, पावर पॉजिटिव है, पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो हम लोग प्रेस क्या करेंगे, प्रेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन, काउंटिंग स्टार्ट होगा 2 से और फिर आगे बढ़ेगा इस तरीके से, ये भी लिख लो। एन पॉजिटिव है, क्यों बता रहा हूँ ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये सब अपने को काम में आएगा। एन क्या है, पॉजिटिव, इधर से तो लिखता हूँ मैं पॉजिटिव, डन हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ पीवी के लिए, एफ वी अपॉन, अगर ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसको अगर मैं लेफ्ट में लेके आऊँ तो मेरा पीवी का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ तो ये 1 + i मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 + i रेस टू एन, तो ये मेरा बन गया पीवी का फॉर्मूला। किसका बन गया, पीवी का फॉर्मूला। क्लियर है, ओके। सॉरी, तो पीवी इज इक्वल्स टू एफ वी इंटू 1 + i द होल रेस टू एन, करेक्ट। तो एन अभी क्या हो गया, डिनोमिनेटर पे है, तो इसी को मैं क्या से कर सकता हूँ, लॉ ऑफ इंडाइसेस में 1/a⁻m है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a⁻m इज इक्वल्स टू a⁻−m। अगर पावर ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में a को, तो m नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे इसी तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ एफ वी इंटू 1 + i⁻n, और यहाँ पे जब पावर मेरा क्या है अभी, नेगेटिव है, पावर क्या है, नेगेटिव है ना, ये पावर क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब मैं प्रेस करूँगा डिवाइड, और काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 से, ये काउंटिंग क्या स्टार्ट होगा 1 से, इस तरीके से चलेगा। कॉपी कर लो, ये सब सम करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, नाउ वी विल हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दो चीज़ समझना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, मैं इसको बॉक्स बना लेता हूँ, और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्लियर हो गया, बराबर। चलो आगे बढ़े, ओके। क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन देख लेना, एक बार रीड कर लेना। एक मिनट, हाँ ये देखो, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹3 लाख, यानी किसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, 3 लाख का।
रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर्स, कितने साल के बाद मिला? 3 साल बाद, मतलब एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कितना परसेंट? 10% पर एनम, बराबर। तो अब कैसे करेंगे? देखो, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। 3 लाख है, रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर्स है, एट 10%, बराबर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो मैं टाइमलाइन बनाऊंगा। यहाँ पे टाइमलाइन का ना बहुत अच्छे से आदत लगा लेने का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो टाइमलाइन 0, 1, 2, 3, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, यहाँ का वैल्यू, ठीक है। और ये 3 लाख रुपीज़ यहाँ खड़ा है, करेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल, तो पीवी का फॉर्मूला लगाऊंगा। पीवी इज इक्वल्स टू एफ वी इंटू 1 प्लस आई इज टू माइनस एन, यही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, बराबर। मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या है, सॉरी फ्यूचर वैल्यू क्या है? 3 लैक्स। और इंटरेस्ट रेट कितना दिया था? 10%। 10% को 0.1 बोल सकता हूँ, नहीं जम रहा होगा तो 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो 0.1 रेस टू कितने साल पीछे लेना है? ईयर्स ऐसे गिनने का, 1, 2, 3। तो अगर ऐसा गिनेगा तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अपने को ईयर्स ऐसे गिनना है, बराबर ना। तो 1, 2, 3, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चा पैदा हुआ वैसे 1 साल का नहीं होता, उसको टाइम लगता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो 3 साल, तो रेस टू 3, बराबर है। लेकिन 3 नहीं है, -3 है, ठीक है। कैलसी पे लेंगे 1.1, 1.1, 1 प्लस 0.1 इज 1.1। प्रेस करेंगे डिवाइड, प्रेस क्या करेंगे? डिवाइड, क्योंकि पावर क्या है? नेगेटिव, पावर क्या है? नेगेटिव, है ना, इसलिए प्रेस किया हमने डिवाइड। काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 से, 2, 3, तो इस तरीके से करेंगे 3। तो आंसर क्या आ रहा है बोलो? स्क्रीन पे क्या आ रहा है? 0.7513 आ रहा होगा, चेक करो। 7513 आ रहा है। ये जो 75, जस्ट नॉलेज के लिए, ये जो 7513 है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये एग्जाम में दिया होता है अपने पेपर में, सीए इंटर के पेपर में, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 लैक्स के साथ, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 लैक्स मल्टीप्लाइड बाई 0.7513। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है, सर कितना डिजिट लेना चाहिए? 4 डिजिट ले लो, ठीक है ना। इसके लिए एग्जाम में क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इसलिए वो लोग हमको जनरली इंटरेस्ट फैक्टर देते हैं। पीवीआईएफ मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये जो पार्ट है ये इंटरेस्ट फैक्टर है, ये क्या है? इंटरेस्ट फैक्टर है। लेकिन इस इंटरेस्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, फ्यूचर वैल्यू आ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसका फुल फॉर्म है प्रेजेंट वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आया ध्यान में। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर बोलो, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.7513, 2,25,394.44, ठीक है, 44 तक, ठीक है, रुपीज़, ठीक है, जो भी है वो रुपीज़ में, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जो अपने टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, मिलेगा। ओके, अभी फिलहाल के लिए कॉपी कर लो इसको, पूरे सोल्यूशन को। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के पीछे रीजंस है, वापस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना था, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन, बराबर ना। मेरा क्वेश्चन है, ये जो है ना, ये जो 0.
7513, इसको और एक नाम है, क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंटिंग फैक्टर। मतलब 10% को डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलेंगे, बट ये भी डिस्काउंटिंग फैक्टर ही है। 10% को क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्योंकि हम जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या आता है? कम वैल्यू आया ना। मतलब देखो फ्यूचर में जो खड़ा है वो 3 लाख है, बट यहाँ इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? 2,25,394, बराबर है। होता क्या है, इसको अगर सम को ओपन करना चाहे तो ओपन कर सकते हैं। मतलब मैं 2,95,394 अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो 1 साल इंटरेस्ट मिला, 2 साल इंटरेस्ट मिला, तीसरे साल के इंटरेस्ट के साथ वो बन जाएगा 3 लाख। मतलब उल्टा क्वेश्चन पूछा था, 3 लाख अगर मुझे चाहिए, 10% अगर मेरा इंटरेस्ट रेट है, तो आज के टाइम पे मैंने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? तो 2,25,394। ठीक है, ये होने के बाद सेकेंड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो है 1 ईयर फर्स्ट ₹10 लाख, रिसीवेबल आफ्टर 10 ईयर्स। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, रिसीवेबल आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद मिलने वाला है। और एक कैश फ्लो है 12 ईयर्स के बाद मिलेगा, ठीक है। और एक कैश फ्लो है 20 लाख, 8 ईयर्स के बाद मिलेगा। एक एक करते हैं, ठीक है। सबका रेट देखो, 10%, 12%, 20% है, 10, 12, 8 है, ओके। 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख है, ठीक है, फाइन। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, देखो आराम से। तो सबसे पहले क्या दिया था, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें मुझे पीवी पूछा है। मेरा फ्यूचर वैल्यू 10 लाख है, कितना है? 10 लाख है। एफ वी 10 लाख है। एन मेरा 10 है, एन मेरा कितना है? 10 था। और आई कितना था? 0.1, 10%, ठीक है। तो कर लो, इसका सॉल्व कर लो इसको एक बार। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई इज टू माइनस एन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस 0.1 रेज टू माइनस 10। का फैक्टर क्या आ रहा है 10 ईयर्स वाले का? 1.1 लेंगे कैलसी पे, डिवाइड प्रेस करेंगे क्योंकि पावर नेगेटिव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो आ रहा है 0.3855। और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 लाख के साथ, ओके, तो मुझे आ जाएगा 3,85,543। डेसिमल्स में कुछ होगा, ठीक है। एफएम जब कर रहे हैं तो सोच थोड़ा बड़ा रखने का, करोड़ों में खेलने वाले, ठीक है ना। डेसिमल्स को लिखने का एग्जाम में नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन उसके लिए झगड़ा नहीं करने का, अरे मेरा ये आ गया, अरे मेरा वो आ गया। किसी ने अगर पूरा डिजिट लिया 0.3855, मतलब 4, 3 जो आ रहा था वो पूरा लिया रहेगा, तो आंसर कुछ अलग आएगा, थोड़ा सा स्लाइटली, ठीक है। इस तरीके से आया ध्यान में। अब मैंने पूरा फिगर लिया तो देखो आंसर ये आ रहा है। अगर इसको मैंने अभी सिर्फ 3855 लिया तो इधर 0 0 आ जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा ना। बात समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से। अब ये भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स को कि यार एग्जाम में क्या करना है। जनरली वो लोग फैक्टर्स देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि सभी का आंसर्स क्या हो? मैच हो, सेम हो, ठीक है। तो ऐसा है, तो थोड़ा सा उतना बड़ा दिल रखने का, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब ये हो गया है, बराबर है। आगे क्या करेंगे सुनो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में देता हूँ, आपको करना है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, वो बोल रहे 12 लाख, सेम क्वेश्चन है, इसमें 12 लाख है। एन तुम्हारा 12 ईयर्स है, आई तुम्हारा 12% है, तो 12% तो कितना आएगा? 0.12, ठीक है ना। चलो इसका पहले निकाल लो, फिर लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा। इसका भी फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, चलो सॉरी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। इस बार डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1.12 डिवाइड 1, 2, 1, 2, 3, ऐसे कब तक चलेगा? 12 आने तक, 12 काउंट करना है और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है?
2566 कुछ डिस्काउंटिंग आएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 12 लैक्स के साथ, कितना आ रहा है 3,08,010 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, बराबर ना। पूरा डिजिट लिया है मैंने कैलसीपे का, इजी है, आराम है। 1.1 लिया, 1.2 लिया, डिवाइड इक्वल्स टू से स्टार्ट किया, इक्वल्स टू जब काउंट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करना क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो डिवाइड प्रेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है, फ्यूचर वैल्यू दिया था 20 लैक्स का और नंबर ऑफ ईयर्स 8 था एंड आई इज इक्वल्स टू 20% बोला था। 20% था तो 0.2 आएगा, ध्यान रखना। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू कितना है 20 लैक्स, 1 प्लस 0.2 रेस टू माइनस 8, इस बार डायरेक्टली करेंगे, 1.2 लेंगे, डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.2325 ये फैक्टर है, इसका आंसर है 0.2325 समथिंग, और मल्टीप्लाई करेंगे 20 लैक्स के साथ, ओके। तो आंसर क्या आ रहा है 4,65,136 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। हर जगह पे रुपीज़ लिखने भूलना नहीं, जब नहीं था तो अब हमें लगता था कि हमारा इंडिया का साइन होना चाहिए, है ना। अब है तो लिखो प्लीज़, 3,85,453। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन था 10 लैक्स का पीवी निकाला, 12 लैक्स का पीवी निकाला, यही किया हमने। 20 लैक्स का पीवी निकाला, सबका पीवी निकाला, बराबर है। तो मेरा सवाल है ये कहाँ खड़ा है, टाइमलाइन में कहाँ खड़ा है। 10th ईयर के एंड पे खड़ा है, फ्यूचर वैल्यू 10th ईयर के एंड पे खड़ा था, ये कहाँ खड़ा है, ये आज खड़ा है, मतलब ये 0th ईयर पे खड़ा है। बोलते हैं 0th ईयर, सुनने में ऑड लगता है पहली बार, 0th ईयर, अरे ऐसा कैसा ईयर होता है एफएम में होता है। ये कहाँ खड़ा है, ये भी आज खड़ा है, दैट इज 0th ईयर। सब प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब जीरो होता है ऐसा नहीं, लेकिन ये जो निकाला, मतलब अगर मैं टाइमलाइन बनाता था तो टाइमलाइन कुछ इस तरीके का बनता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर खड़ा है 10 लाख, ये जो 10 लाख था ना ये वाला, फिर उसके बाद 11 12, इधर खड़ा है 12 लाख, और ये जो 20 लाख है 8 पे खड़ा है, 20 लैक्स यहाँ खड़ा है। तो मैंने क्या किया, पहला सम ये था तो इसका पीवी निकाला, यहाँ आ गया। दूसरा सम ये था तो इसका पीवी निकाला, यहाँ आ गया। तीसरा सम ये था, इसका पीवी निकाला, यहाँ आ गया। तो ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे ये बताना है। ये भी जीरोथ पे खड़ा है, ये भी जीरोथ पे खड़ा है, ये भी जीरोथ पे खड़ा है, इसका मतलब क्या मैं इन सबको ऐड कर सकता हूँ, येस। देयरफॉर माय टोटल प्रेजेंट वैल्यू इज, आज के टाइम पे यानी टोटल प्रेजेंट वैल्यू इज, पहला वाला कितना था 385,543, 3,85,543 प्लस रुपीज़ कितना था दूसरा वाला 3,08,010 प्लस रुपीज़ 4,65,136, जरा टोटल करके बताओ कितना हो रहा है 385,543 प्लस 8,010 प्लस 4,65,136, 11,58,689, इस तरीके से कुछ आ रहा है। ये हम क्यों ऐड कर पाए, यही चैप्टर का क्रक्स था। तो अपने को शायद फाउंडेशन में टीचर ने बताया नहीं होगा, वो ये था कि सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मैं, सर यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्या मैं 20 + 10 + 12 कर सकता हूँ, नहीं। ऐसा है तो पैसे को तो ऐड करके टोटल मेरे पास इतना पैसा बोल सकता हूँ, लेकिन अलग अलग टाइम पे खड़ा है, इसलिए चैप्टर का नाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। इनको जैसे किलोमीटर को किलोमीटर के साथ ही ऐड कर सकते हैं, लीटर को लीटर के साथ ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जो ये जो रुपीस है, अगर वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे है तो ही उसको ऐड कर सकते हैं। मतलब एक 0th ईयर पे, दूसरा भी 0th ईयर पे, तीसरा भी 0th ईयर पे, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। कोई अगर 10th ईयर पे खड़ा है और दूसरा भी 10th ईयर पे खड़ा है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, यस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, बिकॉज दे आर स्टैंडिंग एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन सबको ऐड करके 11,58,689 मेरे पास आएगा। अब जादू देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मालूम है, क्वेश्चन को थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं। क्वेश्चन को 11,58,689
एक चीज़ याद रखना, फाइनेंस में दो ही चीज़ होता है, आज हम इन्वेस्ट करते हैं, कल मिलता है, एक बात होता है, या तो फिर आज हम लेते हैं यानी कि बोरो करते हैं और फिर क्या करते हैं, पे करते हैं, लोन हो गया। दो ही टाइप का होता है, ऐसा कोई स्कीम है क्या? मिलते जाता है, मिलते जाता है, मिलते जाता है ना। मैन प्रपोजस, गॉड डिस्पोजस। भगवान देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है कि नहीं? तो ऐसा कोई स्कीम नहीं है जहाँ पे आपको पैसा मिलते ही जा रहा है या आप देते ही जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, माँ बाप भी है जो देते ही जाते, देते जाते, देते जाते हैं ना। कभी कभी स्टूडेंट्स को मतलब अपने को कदर नहीं होती है, आया ध्यान में? ठीक है, ठीक है, डिविएट नहीं होते। तो मैं ऐसा बोल रहा था, इसको समझते हैं। तो 11,58,689 मैं आज के टाइम पे अगर इन्वेस्ट करूंगा, मैं अगर इधर कैलसी पे करेंगे, कैलसी पे इधर अगर 11,58,000 बराबर 689 इन्वेस्ट करूंगा, तो मुझे 10% पे, 12% पे, वो अभी इंटरेस्ट अलग अलग है तो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्या मिलेगा रेट, बट ऑन एन एवरेज मैं 8th ईयर पे 20 लाख विड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है ना। 10th ईयर पे 10 लाख विड्रॉ कर सकता हूँ, 12th ईयर पे 12 लाख विड्रॉ कर सकता हूँ। ध्यान में आया? इस तरीके से आया ध्यान में? तो ऐसा बोलना, बट प्रूव कर सकते का, प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि रेट अलग अलग है। पहला वाला सम जो रेट था ना, अगर इसको प्रूव करना है तो मेरे को अलग अलग कैश फ्लो लेना पड़ेगा, मतलब 385 543 इन्वेस्ट करके 10 लाख रुपया निकालना पड़ेगा। वैसे ही 3,08,010 इन्वेस्ट करके 12% पे 12 लाख निकालना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 12th ईयर। और वैसे ही 4,65,136, लेकिन क्या इनको ऐड कर सकते हैं एक साथ? यस, बिकॉज दे आर स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ये है। क्लियर है? चलो बोलो, कुछ डाउट है? नहीं, इसको कॉपी कर लो। एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो सीए इंटर और फाइनल वाला, वो जो कुछ टीचर क्लास में देता है ना, सब कुछ कॉपी कर लेता है। मतलब बोर्ड पे वो ऐसा अज्यूम नहीं करता कि अरे मेरे को याद हो जाएगा या मुझे याद आ जाएगा, ऐसा कुछ भी हो ये नहीं करता।